नमस्कार मित्रों। मैं अभी जॉर्डन से लौटा हूँ। उसके पहले ओमान गया था। और आप जानते हैं ना कि विश्व के 7 नए आश्चर्यों की एक नई सूची 2008 में बनाई गई है। उसमें जॉर्डन का पेट्रा भी है, जॉर्डन में डेड सी भी है जहाँ कोई डूब नहीं सकता, और भी बहुत सी जगह हैं। इजराइल का बॉर्डर तो है ही, वो केंद्र भी है जहाँ जीसस का बपतिस्मा हुआ था, और ओमान के अलग दृश्य हैं। वो सब तो मैं आपको अलग वीडियोस में दिखा ही रहा हूँ। अभी बताना चाहता हूँ कि जॉर्डन एयरपोर्ट पर हमारे साथ क्या विचित्र घटनाएं हुई। क्या है कि जॉर्डन से सऊदी एयरलाइंस की एक फ़्लाइट है अम्मान से लखनऊ के लिए, लेकिन वो वाया जद्दा ले ओवर के साथ, यानी दिन के 1:30 बजे जॉर्डन से चलेगी अम्मान से जद्दा के लिए, और करीब 3 घंटे बाद वहाँ लैंड करके 1-1.5 घंटे का शॉर्ट ले ओवर। उसके बाद फिर दूसरी फ्लाइट जो कि रात को 12:50 पे लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट, वहाँ पहुँचा देती। तो उस हिसाब से मैं अपने होटल से निकला। ड्राइवर महोदय आ ही गए थे, तो ठीक 10:30 बजे उन्होंने मुझे क्वीन आलिया एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद मैं अंदर आया तो वहाँ पे इस एयरपोर्ट पे प्री एंट्री चेकिंग भी है। मतलब और जगह तो आप सीधे पहुँच जाते हैं लगेज वगैज लिए बोर्डिंग पास लेने के लिए एयरलाइंस के काउंटर पे, लेकिन यहाँ पहले एक प्री चेकिंग भी होती है सिक्योरिटी की, बैग वैग सबकी। तो ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने पहले ही कर रखा है कि वहाँ तक भी आदमी क्यों पहुँचे। फिर मैं पहुँचा बोर्डिंग पास लेने, काउंटर बना हुआ था सऊदी एयरलाइंस का, और वहाँ पे लिखा भी था जद्दा लखनऊ। तो उस काउंटर खुल चुका था, मैं भी क्यू में लग गया। जब मैं लगा क्यू में तो मैंने पाया कि आगे कुछ भारतीय युवक और पहले से लगे हुए हैं, और स्थानीय लोग तो थे ही। जॉर्डन के रमजान का महीना चल रहा है, तो बहुत से लोग जद्दा यानी मक्का शरीफ उम्रा यानी छोटे हज के लिए जा रहे थे। सफ़ेद कपड़े पहने थे, उसी से पहचान बन जाते थे। क्यू में लगा जब, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा उनके पास बड़े बड़े बैग्स हैं, जो अपने भारतीय कामगार हैं ना, तो खूब बड़े बड़े बैग्स, चाहे वो सूटकेस वगैरह, चाहे कार्डबोर्ड वाले, उसको खूब अच्छे से रैप करा के अपना नाम, फ़ोन नंबर ये सब लिख के चलते हैं, वैसे ही। लेकिन क्यू में जो थोड़ा सा आगे बढ़े तब तक उधर से एक कर्मी ने आवाज़ दी और कहा कि लखनऊ वाले अलग हो लें। ठीक है, क्यों, क्या हुआ? कि नहीं, आप लोगों को बाद में मिलेगा। तो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं। आप क्यू में चलते जाइए, कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो आपको होता क्या है कि काउंटर वाला आपको दोनों टिकट्स दे देता है, सीट नंबर समेत, और आपका लगेज टोकन भी आखिरी वाले बोर्डिंग पास पे चस्पा कर देता है, ताकि आप, जैसे हमें लखनऊ आना था तो लगेज हमारा वहाँ ले लिया जाता, और उसके बाद वो यहाँ पे मिलता है लखनऊ। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों जद्दा वालों को तो बोर्डिंग पास दे रहे थे, लखनऊ वालों को नहीं दे रहे थे। समझ में नहीं आया, होगा कुछ। तो खैर बैठ गया मैं किनारे, वहाँ सबसे हमने बातचीत की, और अधिकतर तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही थे, कुशवाहा और गौतम और त्रिपाठी, बनारस के आसपास के लोग। मैंने उनसे उनका हालचाल पूछा, कैसे आए, क्या करते हो। तो मालूम हुआ अधिकतर लोग क्राफ्ट्समैन थे, सिलाई कटाई टेक्निकली करना जानते थे। कुछ उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण ले रखा था भारत में ही, और उन्हें मिल रहा था मिनिमम 27,000 रुपये महीने, और जो अच्छे कंपनी में थे उनको करीब 36-40,000 तक शायद मिलता था। और खाना और रहना तो फ्री था, उसके लिए ये 100 दिनार उनका पहले ही कट जाता था। खाने के लिए उनको खाना मिल जाता था, और हॉस्टल टाइप की चीज़ थी, एक कमरे में 8 लोग रहते थे, ऐसे थे वो लोग, उसमें खुश थे, स्वस्थ थे। और कुछ सोशल सिक्योरिटी भी कटती थी, जो बाद में मिली होगी, हो सकता उन्हें। और किसी किसी को बोनस मिलता था, ओवर टाइम मिलता था, हर एक को नहीं मिलता था, ये चीज़ मालूम पड़ी। उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। और अगर 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके लौट रहे हैं तो लौटने का किराया भी कंपनी देती थी, और ना अपनी पैसे से लौटी, जाने का तो कंपनी ने दिया ही होता था। यही सब था। तो मैंने पूछा, भाई आप लोग इतने बड़े बड़े बैग लेके क्यों जाते हो, क्या है इनमें? यहाँ से ख़रीदारी करके लेके जा रहे हैं। क्यों भाई, क्या है ऐसा इसमें जो भारत में नहीं मिलता? मिलता तो है अंकल जी, खजूर लिए हैं, ऑलिव ऑयल लिए हैं, और कंबल लिए हैं। मैंने कहा कंबल? कंबल तो यार ये
चीन से ताइवान से ही यहाँ आया होगा ना, यहाँ कौन सा बनता होगा कंबल। हाँ बात तो सही है, लेकिन घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि विदेश से बच्चा आ रहा है तो सामान वहीं से लेके आए, तो वो बांटना होता है, दिखाना होता है। तो ठीक है भाई, चलो अच्छा, जैसे आपकी खुशी। खैर ये सब हुआ, 1 घंटे बाद हमें बोला है काउंटर पे, हम गए और बोर्डिंग पास इजीली मिल गया। हाँ एक परिवर्तन हो गया, 1:30 बजे की जो फ्लाइट थी बताया गया कि 2 घंटे और लेट है, 3:30 बजे जाएगी। तो जो कनेक्टिंग फ्लाइट है जद्दा से, जो पहले वाली थी वो अब नहीं मिलेगी, अब देर रात 2 बजे दूसरी फ्लाइट मिलेगी जो अगली सुबह 10:30 तक हमें लखनऊ लाएगी। टाइम डिफरेंस होता है करीब 2.5 घंटे का, वो अलग है। तो ठीक, अब हम दोबारा आगे बढ़े, इमिग्रेशन गए, हो गया क्लियर। दोबारा और आगे बढ़े, फिर से सिक्योरिटी आई। इस सिक्योरिटी के पहले पीने का पानी खत्म कर देना चाहिए, वरना बोतल में अगर पानी हो तो बोतल पिघवा दी जाएगी। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ कि उस सिक्योरिटी के पहले पानी या तो पी जाता हूँ या पानी फेंक देता हूँ, पलट देता हूँ कहीं। बोतल हमेशा खाली अपने साथ रखता हूँ। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी के बाद कहीं ना कहीं कोई स्पाउट मिलेगा ही, कोई नल मिलेगा, तो वहीं से रिफिल कर लेंगे। यही मैं करता हूँ हमेशा। एक ग्रीस में सेंटोरिनी एयरपोर्ट पे ये सुविधा नहीं थी, तो वहाँ बहुत परेशान हुआ था। और एक इस एयरपोर्ट पे भी ये सुविधा नहीं थी, खोजा बिना मालूम नहीं है। मजबूरन अब चूंकि कई घंटे हो चुके थे और फ्लाइट तो 3:30 बजे जब शुरू होती, बोर्डिंग के काफ़ी देर बाद कुछ खाना पानी मिलता, तो तब तक का समय कैसे काटे। तो स्टारबक्स कॉफ़ी वाले के यहाँ गया, मैंने कड़क चाय नाम की एक चीज़ बहुत मशहूर है वहाँ, तो मैंने मांगा कड़क चाय दे दो। उनका देखिए कड़क चाय तो हमारे पास नहीं, लेकिन आपको मिलती जुलती चीज़ दे सकती हूँ, वह है कार्डमम कॉफ़ी, इलायची वाली कॉफ़ी ले ली। और पानी लिया हमने, पानी आधा लीटर 1.5 दिनार का, भारतीय मुद्रा 200 रुपये, 400 रुपये लीटर। ऐसा नहीं है कि बाहर महंगा मिलता हो ना, ना, बाहर तो 50 रुपये में आप 1.5 लीटर आराम से पा जाते हैं, लेकिन इससे भी सस्ता मिल सकता होगा। लेकिन यहाँ पे ये रेट ठीक है। कॉफ़ी भी 600 रुपये की पड़ी, मीडियम कॉफ़ी। अच्छा, वहाँ भी एक गणित समझ में आई, सबसे छोटी 4 दिनार की है, 400 की है करीब, और उससे मीडियम वाली 600 की है, उससे थोड़ी सी और लार्ज लेंगे तो 800 की है। तो आदमी सोचता है कि यार थोड़ा सा ही तो पैसा और लगाना, तो बड़ा वाला ले लेते हैं। तो शायद ये गणित की गई है। खैर मैंने मीडियम कॉफ़ी ली और पानी लिया, 800 रुपये तो मेरे भी लगे। खैर खा पी के, और कुछ नमकीन वगैरह रखा ही था अपने साथ, वो मैं हमेशा रखता हूँ अपने हैंड बैग में। उस आदमी को खाया पिया और उसका जाके देखा वो लोग भी कुछ खा पी रहे, तो उन्होंने एक केला और एक सेब लिया था, वो भी 200 रुपये का पड़ा उन्हें। खैर तो मैंने देखा समय बहुत है, तो मैं बजाय बोर्डिंग गेट पे रुकने के और आगे चलता गया, और एक जगह मुझे रिक्लाइनर चेयर मिल गए। तो मैंने देखा समय बहुत है, मैंने अलार्म लगाया उस हिसाब से, बोर्डिंग के हिसाब से, और लेट गया। फिर नींद भी आ गई है, थोड़ी देर सोता रहा, रेस्ट किया, उठा, और फिर देखा कुछ हवाई जहाज आ जा रहे हैं, तो उनकी वीडियो बनाई, फिर आराम से बोर्डिंग गेट के पास पहुंचा। जब मैं गेट के पास पहुंचा तो पाया कि ये भारतीय युवक एक जगह इकट्ठा हैं और बड़े क्षुब्ध दिख रहे हैं, बड़े परेशान दिख रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? अंकल जी हमारी फ्लाइट और लेट हो गई, 3:30 की जगह 6:30 बजे बता रहा है, लेकिन कुछ और बात करने पर कह रहा नहीं नहीं आप लोग उधर जाओ, आपसे उधर ही आके बात करेंगे। ये क्या जद्दा वालों को जाने दे रहा है? हाँ, जद्दा वालों से कायदे से बात कर रहा हूँ, और पता नहीं उनसे तो बात कर रहा है, हम लोगों से बात नहीं कर रहा है। कह रहा नहीं उधर जाइए, उधर जाइए। और हमें तो ये डर लग रहा है कि शायद ये फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है या आगे कर दी जाएगी इसी तरह डिले कर करके, जैसे वो इंडिगो वाली हुई थी अभी दिसंबर में, वो हम लोगों के साथ भी होने जा रहा, हम लोग यहीं फंस जाएंगे, क्या करें। सुबह 5 बजे की कंपनी ने भेज दिया बस में बिठा के, कुछ खाए पिए नहीं, तब से कुछ है भी नहीं, पैसा भी नहीं है। भाई पैसे क्यों नहीं है? तो मालूम है कि वो लास्ट मिनट शॉपिंग या रेमिटेंस के लिए उन्होंने अधिकतर खर्च कर डाले थे, रखे नहीं थे कुछ। अच्छा, तो बड़ी परेशानी हो रही है, और ये पता नहीं क्यों हम लोगों को तंग कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब भारतीय एम्बेसी से बात करनी चाहिए। दूसरे ने कहा हम लोगों को एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए।
तो मैंने समझाया कि देखो भाई, ये विदेशी धरती है, यहाँ पे ये सब ना करो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एरिया में हो, कुछ भी हो जाएगा। जो बात करनी हो शांतिपूर्वक करो। क्यों नहीं कर रहे उससे बात? नहीं, वो हम लोग से बात ही नहीं कर रहा है, इंग्लिश हमें आती नहीं। तो हमने कहा अरेबिक तो आती होगी, अरबी आती होगी, बोल लो, बतिया लो। नहीं अंकल जी, हम लोगों ने अरबी भी बहुत अच्छे से नहीं सीखी है। क्यों? इतने दिन रहे, क्या करते रहे? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी, अधिकतर कामगार जो है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल यही हैं, उनको आती है हिंदी उर्दू, और जो हमारा मैनेजर है उनको भी आती है, वो यहीं के हैं, लेकिन वो बड़े आराम से बांग्ला, पंजाबी, हिंदी, उर्दू सब बोल लेते हैं। हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा कीजिए अंकल जी, आपको इंग्लिश आती है, आज जाके बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। उन लोगों को एक किनारे किया, गया, जाके मैंने इतना ही कहा, सर वी आर फॉर लखनऊ। ओ यस, हाउ मेनी यू आर? Sir, maybe 15. You can check it from your system. Okay, you people gather over there. That way, I'll come, and then I'll talk to you. इस बात से मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि हो क्या रहा है, हमें अलग क्यों किया जा रहा है। कई बातें दिमाग में आई, बहुत सी घटनाएं यूट्यूब पे भी देखी हैं, बहुत सी घटनाएं अखबारों में पढ़ी हैं। या तो ये इलीगल इमिग्रेशन से संबंधित किसी का मामला है, एक का या सबका, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, या स्मगलिंग, हवाला, पता नहीं क्या है। और डर तो ये भी है कि इसमें किसी के पास कोई नारकोटिक्स। आपको एक बात बताऊं, जॉर्डन में शराब मिलती है, लेकिन उसे किसी मुस्लिम को न तो खरीदने की इजाज़त है, और न ही पीने की, और न स्टोर करने की, और न बेचने की। जो शॉप्स हैं उसका लाइसेंस किसी क्रिश्चियन को ही होता है। वो वहाँ पे केवल नैतिक रूप से हराम नहीं है, बल्कि कानूनी तौर पे मुस्लिम लोगों के लिए मना है। तो मुझे लगा शायद किसी ने कोई शराब की बोतल खरीदी हो, उनके जो प्री स्कैनिंग हुई उसमें दिख गया हो, या बाद वाली एक्स्ट्रा स्कैनिंग हुई होगी आफ्टर सिक्योरिटी, कुछ वैसा कुछ तो नहीं है। क्या मामला है, समझ में नहीं आ रहा। खैर, अब दिमाग में सब दौड़ने लगा कि भाई एम्बेसी भी है, बात करनी पड़े, शायद देखें क्या है। खैर, मेरा इंटरनेशनल रोमिंग ऑन रहता है, ठीक है। लेकिन जो मैं उधर गया उन लोगों के पास कि चलो भाई इकट्ठा हो एक जगह, वो आता है, तो मैंने पलट के देखा तो वो तुरंत आया भी। वो कुछ लोकल यात्रियों को निपटा रहा था, उसके तुरंत बाद वो आपसे बात करेंगे। ये सर, वी आर हियर। हेलो। वी आर हियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन। उसका अगला सवाल उसने जो पूछा, वो सुन के मैं बिल्कुल चौंक गया। क्या है वो सवाल, आप भी सुनिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन। सर, यू आर मुस्लिम? हियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन। सर, यू आर मुस्लिम? नो। अब दिमाग में लगने लगा कि कहीं कुछ तो मामला है। क्या बीती उसके बाद हम पे, इसे आप अगले वीडियो में देखिए।